Hello students, welcome to our channel. This channel is for the students that are unable to pay fees in any institution or organization. तो ये चैनल हमारे उद्देश्य है इस चैनल का उन स्टूडेंट्स के लिए जो हायर फीस वाली इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे और साथ ही साथ क्वालिटी एजुकेशन की कमी पड़े। तो इस चैनल के माध्यम से आप क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और हम आज से शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी के चैप्टर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्लास 11th को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्लास 12th को करेंगे। तो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए स्टूडेंट्स, साथ मिल करके पढ़ेंगे, नोट्स बनाइए। आ जाइए। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट की, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले आप मेरे को बताइए लिविंग से आप क्या समझते हैं। लिविंग मीन्स लाइफ या जीना। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज लाइफ। व्हाट इज लाइफ अगर आप ध्यान से देखें तो एक साइंटिफिक क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के मिलता जुलता क्वेश्चन अराइज होता है बट बहुत ही डिफरेंट है टेक्निकली इससे, दैट इज व्हाई इज लाइफ। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें कि लाइफ क्यों है, जीवन क्यों है, तो आप इसे एक फिलॉसफिकल नजरिए से देखिएगा। क्यों? क्योंकि जीवन का मतलब समझना ही फिलॉसफी है। और जीवन क्या है ना? एक तो है जीवन क्या है और एक है जीवन क्यों है। तो हमें ज़्यादा फोकस जीवन क्यों है पे नहीं करना। हमारा मकसद ये नहीं, एज अ बीइंग अ साइंस स्टूडेंट हमें जीवन क्यों है पे फोकस नहीं करना। हमें फोकस रखना है जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो ये दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। सबसे पहला व्हाट इज लाइफ, जो कि एक साइंटिफिक क्वेश्चन है जो बीइंग अ बायो स्टूडेंट आप पे फोकस करना चाहिए, जिस पर आपको। सेकंड थिंग इज व्हाई इज लाइफ। व्हाई इज लाइफ आपका हो जाता है फिलोसफिकल क्वेश्चन। तो इस पर हमें इतना फोकस नहीं करना या करना ही नहीं है, हमें सारा फोकस इस क्वेश्चन पर डालना है, व्हाट इज लाइफ। तो धीरे धीरे हम चैप्टर को समझते जाएंगे कि लाइफ क्या है इस चैप्टर में। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपको कहीं लगे कि कुछ टॉपिक्स में कि हम स्लो जा रहे हैं, आप बोर हो सकते हैं। वैसे तो मैं बोर होने नहीं दूंगा, इस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हो सकता है किसी स्टूडेंट ने वो टॉपिक पहले से कवर कर रखा हो, या हो सकता है कि किसी को स्पीड ही स्लो लगे पढ़ाने की। होता है, सबके ब्रेन आपका वर्किंग एफिशिएंसी डिफरेंट होती है। किसी को तेज़ पसंद आता है, किसी को धीरे धीरे समझ में आता है पढ़ाई। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जिसे स्लो लगे वो अपनी स्पीड को 2x पे या 1.5x पर कर ले। और आपको फास्ट तो लगेगा ही नहीं, हम आराम आराम से आपको चीज़ें समझाते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक टर्म आती है एंड दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? क्या आप मेरे को बता सकते हैं व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? एंथ्रोपोलॉजी क्या है? बेसिकली जब पुराने ज़माने में साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते थे आपके, तो उन्होंने सबसे पहले फोकस किया ह्यूमन साइंस पे। तो साइंटिस्ट का फोकस सबसे पहले था ह्यूमन साइंस पे, और स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस ही आपका कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। अगर आप ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन कल्चर या ह्यूमन के बायोलॉजिकली एवोल्यूशन या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करें तो उसे ही आप कहलाते हैं
आपका एंथ्रोपोलॉजी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एंथ्रोपोलॉजी क्या है। पुराने ज़माने में साइंटिस्ट ने इस टर्म को दिया एंथ्रोपोलॉजी, जिसका मतलब था ह्यूमन साइंस या स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस। तो सबसे पहले हमारी लिविंग वर्ल्ड में हम टर्म पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी। साइंटिस्ट ने जब ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक या ह्यूमन की बायोलॉजी पर स्टडी की या ह्यूमन की बेसिकली साइंस पे फोकस किया, तो उन्होंने इस स्टडी को टर्म दिया एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और पुराने टाइम में इससे हम पता लगा सकते थे जीवन के बारे में, ठीक है। तो इस टर्म को नोट कर लीजिए। अब हमने एंथ्रोपोलॉजी को तो समझ लिया। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, साइंटिस्ट की रिसर्च और मॉडर्न होती गई और वो एक शिफ्ट आया फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी टू बायोलॉजी। आगे एक शिफ्ट आया एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ। बायोलॉजी से आप कह सकते हैं, बायोलॉजी मीन्स लिविंग बीइंग्स की स्टडी, ठीक है। तो लिविंग बीइंग की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। और अब आप जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो साइंटिस्ट को जिन्हें मजबूर कर दिया एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने पर। तो बारी बारी से हम कुछ रीजंस जानेंगे। 5 to 6 रीजंस हैं जिनकी वजह से साइंटिस्ट्स ने अपना शिफ्ट किया ह्यूमन साइंस की स्टडी से बायोलॉजी की तरफ। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन साइंस कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी इससे शिफ्ट हुआ बायोलॉजी की तरफ ड्यू टू सम रीजंस। आइए देखते हैं रीजंस। तो यहां हम लिखते हैं रीजंस फॉर शिफ्टिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टुवर्ड्स बायोलॉजी। धीरे धीरे हम आपके रीजंस जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि साइंटिस्ट्स ने अपनी स्टडीज को शिफ्ट किया फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी टू बायोलॉजी। पहला रीजन हम जानते हैं, दैट इज अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट रीजन इज अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी। पहला रीजन था अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं? बायोडाइवर्सिटी बेसिकली मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। तरह तरह के आप जीव जंतु देखते हैं हमारे आसपास, एनिमल्स, प्लांट्स, कंपोनेंट्स, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, बेसिकली लिविंग पर फोकस करते हैं। तो तरह तरह की बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। तो इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी क्या खाली रह जाएगी? क्या हम सारा फोकस ह्यूमन पर ही डाल दें? क्या इन्हें हक नहीं है अपने बारे में, जिन्हें इनके बारे में पता लगे लोगों को? क्लासिफिकेशन या क्या ये सब बेकार है जो ह्यूमन ही डिजर्व करते हैं? जी, तो साइंटिस्ट को ये रीज़न वैलिड लगा कि भैया हमारे आसपास बायोडाइवर्सिटी है, तो हमें तो भाई अपना फोकस आसपास हमारे पेड़ पौधों पर भी ले जाना पड़ेगा। इसीलिए ये एक कारण बना एंथ्रोपोलॉजी से ह्यूमन साइंस की तरफ, बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट का। दूसरा कारण अगर हम देखें, दूसरा कारण है क्यूरोसिटी। सेकेंड रीजन इज क्यूरोसिटी मीन्स उत्सुकता। आप जानते होंगे क्यूरोसिटी का मतलब उत्सुकता। तो उत्सुकता बहुत ही बड़ी चीज है। क्यूरियस होना किसी चीज के, मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी चीज देखी जो आपके माइंड में एकदम शॉक लगा कि ये क्या है, ये जीव कैसा है, हाउ डज इट वर्क, हाउ डज इट्स फिजियोलॉजी वर्क। तो आपके मन में एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ उस जीव के बारे में जानने के लिए। तो उसी उत्सुकता की बदौलत
साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि हम सारा टाइम ह्यूमन पर ही क्यों वेस्ट करें। देखिए घूम फिर के बात एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आएगी कि वाई ओनली ह्यूमंस। तो बारी बारी से हम रीजंस देखेंगे, उसका एक जो समराइज वे हम निकालेंगे वो यही निकल के आएगा कि ह्यूमंस ही क्यों। तो पहले रीज़न में हमने पाया कि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डाइवर्स तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं इस पूरी दुनिया में, हमारा सारा फोकस ह्यूमंस की तरफ ही क्यों है। तो इसीलिए हमने बायोडाइवर्सिटी को वन ऑफ द रीज़न कंसिडर किया इन द शिफ्टिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू बायोलॉजी। सेकेंड रीज़न हम जानते हैं क्यूरोसिटी। भाई ह्यूमन माइंड है, बहुत डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, तो हम किसी चीज़ के प्रति क्यूरियस हैं, हम उत्सुक हैं उस चीज़ को जानने के लिए। तो क्या वो एक कारण नहीं बन सकता हमारा सिर्फ ह्यूमन के बारे में ना पढ़कर अपने पूरे संसार के बारे में जितने भी शॉकिंग जीव हैं या लिविंग बींग्स हैं उनके बारे में जानने का। तो इसी क्यूरोसिटी के उसमें जैसे गैलोपिंग हॉर्स है, गैलोपिंग हॉर्स बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा, गैलोपिंग हॉर्स तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा, बहुत तेज दौड़ता है गैलोपिंग हॉर्स। तो क्या हमें तेज दौड़ने वाला, बहुत ही तेज दौड़ने वाला घोड़ा, क्या हमें उत्सुक नहीं करेगा यार घोड़े तो देखें लेकिन इतना तेज कोई दौड़ता नहीं देखा। तो क्या वो एक उत्सुकता नहीं जगाएगा हमारे अंदर कि हमें, आपका ह्यूमंस में तो ठीक है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन या आपका डिफरेंट तरीके के नींदरथल, आपका एवोल्यूशन से अगर देखें, लेकिन क्या हम हॉर्स के बारे में जान नहीं सकते? क्या हमें इतने क्यूरियस नहीं रहे हमारे आसपास जानने के लिए? तो सेकंड रीज़न क्यूरोसिटी बना। थर्ड रीज़न जो कि हमें फिर से यही लेके आएगा, दैट इज फियरफुल नेचर। रीज़न अलग है लेकिन घूम फिर के वो यहीं आएगा। ऐसे ही 2-3 रीज़न है जो क्यूरोसिटी की तरफ ले जाएंगे, लेकिन हम उन्हें डिफरेंट पॉइंट में पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा बेटर रहता है कि आपने कोई ऐसा जीव देखा जो आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, बहुत ही खूंखार जीव है, तो उस खूंखार जीव से आपके मन में एक डर पैदा होगा, एड्रेनलिन सिक्रीट होगा, एड्रेनलिन 3-F हार्मोन, फाइट फ्लाइट एंड फियर। ये हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, मैंने अभी थोड़ा डिस्कस कर दिया आपको, ठीक है। तो फियरफुल नेचर है, फियरफुल नेचर की कोई शेर देख लिया आपने, मान लिया शेर खड़ा है, तो उस शेर से आपको डर लगेगा। अब डर लगेगा तो मन में एक फियर पैदा होगा, है ना, तो डर पैदा होगा। तो इस डर भी कहीं ना कहीं आपको क्यूरियस करेगा कि ह्यूमन से किसी उस जीव जंतु के बारे में भी जाना जाए जिससे हमें कभी डर लगा था। तो ये मैं एट प्रेजेंट नहीं बता रहा, ये उस टाइम हुआ होगा कुछ साइंटिस्ट्स के साथ या कुछ लोगों के साथ जिन्होंने साइंटिस्ट को या साइंटिस्ट तक खबर पहुंची होगी कि ये एक खतरनाक चीज़ देखी मैंने इस इलाके में, तब वो अखबार में आया होगा, तब साइंटिस्ट लोगों के पास खबर पहुंची होगी कि इसके बारे में भी रिसर्च की जाए। तो ये भी वन ऑफ द रीज़न बना होगा आपका एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने का। फोर्थ रीज़न जो है आपका, फोर्थ इज मॉन्यूमेंटल डेस्क्रिप्शन। मॉन्यूमेंटल डेस्क्रिप्शन आपके आसपास पेड़ पत्थर है ना, मॉन्यूमेंट्स देखते हो आप, अब अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, लाइमस्टोन, जो भी आपकी सीमेंटेड मटेरियल्स हैं, ईंटों से, सीमेंट से, सब मिल करके मॉन्यूमेंट खड़े कर दिए गए हैं टाइल्स से, ठीक है। तो मॉन्यूमेंट्स भी कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट तरीके के पेड़ या वो आपका पत्थर कैसे बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, तो ये रॉक्स के बारे में इंटरेस्ट जगा रहा है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में इंटरेस्ट जगा रहा है। तो ये भी एक रीज़न है आपका एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने का। तो बायोलॉजी में जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, बेसिकली हम लिविंग बींग्स पर फोकस रखते हैं, लेकिन बायोलॉजी में सब चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन भी कहीं ना कहीं रीज़न रहा होगा इसकी शिफ्टिंग का, ठीक है। फिफ्थ रीज़न अगर हम देखें, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स के बीच एक रिलेशनशिप आपस में। आपने एवोल्यूशन में पढ़ा होगा, आज से पहले कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़ा तो एवोल्यूशन का मतलब होता है आपका ग्रेजुअल चेंजेस इन ह्यूमंस और एनी अदर
एनिमल, ठीक है ना। तो ग्रेजुअल चेंजेस ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, वेदर इन ईयर, नोज, टंग, इन एनी ऑफ द ऑर्गन और इन एनी ऑफ द थिंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसे एवोल्यूशन कहते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म में सालों साल होते गए उसके ऑर्गन में चेंज, अब उसके रीज़न अलग हो सकते हैं एवोल्यूशन के, वो हम एवोल्यूशन में ही डिस्कस करेंगे। वो एडेप्टेशन हो सकता है, डर हो सकता है, उसका भी रीज़न डर हो सकता है कि भाई किसी ने डर के मारे अडेप्ट कर लिया अपने आप को, है ना। तो वो अलग अलग रीजंस हैं, वो आपका एवोल्यूशन में डिस्कस होगा। फिलहाल हमें रिलेशनशिप वर्ड आया है, तो हमें रिलेशनशिप में इसलिए एवोल्यूशन में जाना पड़ा क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक दूसरे में, उसके एंसेस्टर्स आपके कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं और कुछ ना कुछ कॉमन है हर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना। तो रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म भी एक रीज़न बना होगा ह्यूमन साइंस से शिफ्ट होने का टुवर्ड्स बायोलॉजी। बार बार हम बात यहीं घूम के आ रही है क्योंकि हम ये रीज़न ही यही जान रहे हैं, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हो, ये ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ हम वही पढ़ाएं जो नीट के लिए इम्पोर्टेंट हो। हम आपको 0 से लेके 100 तक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो इसमें आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी मिलेंगी, और नीट के लिए स्पेशल हम या तो अलग से वीडियोस करेंगे या इसी में ही चीज़ें कवर कर लेंगे जो भी एनसीईआरटी के पॉइंट्स होंगे या जिन पर क्वेश्चन आए हैं। तो वो आपके रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग होगा। पहले हमारी कोशिश होगी आपको 0 से लेके 100 तक हर चीज़ के बारे में बताना जो कि बायोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, हमने 5th रीज़न देखा। जैसे कोई वो है, ये मैं रब कर सकता हूँ क्या? आप इसे नोट कर लीजिए, पहले इस बोर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी, नोट कर लीजिए प्लीज़। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, पॉज करके। जी, तो हम आपका डिस्कस करेंगे आगे की 5th पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाथों को सैनिटाइज करते रहिए प्रॉपरली, बिकॉज प्रिकॉशन इज द बेस्ट। तो हम बात कर रहे थे 5th रीज़न को थोड़ा और डिटेल में जाने की। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, उसका कुछ पास्ट रहा होगा, बाद में उसका प्रेजेंट आया है जो चल रहा है, देन इन आपका फ्यूचर। तो इस पूरी जर्नी के दौरान उस ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आए होंगे, चाहे वो ऑर्गन में हो किसी, चाहे उसके बिहेवियर में हो, तो किसी भी चीज़ में मॉर्फोलॉजिकल हो चाहे एनाटॉमिकल हो, चेंजेस ज़रूर आए होंगे। इसी चेंजेस की वजह से उनके बीच में एक भले ही चेंजेस आए लेकिन कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होंगी या रिलेशनशिप होंगी ड्यू टू एवोल्यूशन, ठीक है। तो बात करें हम लास्ट और 6th पॉइंट की, दैट इज बिगेस्ट स्पिन ऑफ। बिगेस्ट स्पिन ऑफ, ये आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम थोड़ा इसको ब्रीफली समझाएं। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ह्यूमंस की लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया कि उनमें एक जागरूकता हुई, या साइंटिस्ट में एक जागरूकता हुई कि ह्यूमन के अलावा और चीज़ों पर भी फोकस डाला जाए। एक सडन स्पिन ऑफ आया, एक सडन ड्रास्टिक चेंज आया, क्योंकि ह्यूमंस ही नहीं रहते इस पूरी धरती पे। ह्यूमंस को अगर सर्वाइव करना है तो उन्हें और चीज़ों के बारे में भी जानना होगा। तो पूरी बायोलॉजी को पूरे एनवायरनमेंट के तरह कंसिडर करके पूरी बायोलॉजी की स्टडी शुरू हुई। तो 6th रीजन इज बिगेस्ट स्पिन ऑफ, या सडन ड्रास्टिक चेंज इन ह्यूमन लाइफ। तो ये हमने 6 रीजन्स पढ़े कि क्यों साइंटिस्ट को मजबूर होना पड़ा एंथ्रोपोलॉजी से बायोलॉजी की तरफ शिफ्ट होने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे 2 टर्म्स, दैट इज इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्शन एंड सेकेंड इज इकोलॉजिकल कॉपरेशन। तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिएगा।
जी, तो आपने नोट कर लिया होगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को 10 सेकंड्स पीछे ले जा करके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दो टर्म्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्शन, एंड सेकंड इज इकोलॉजिकल कॉपरेशन। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्शन से क्या आप समझते हैं? आप बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आप जानते होंगे, दैट इज झगड़ा। आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, या डायरेक्टली अगर कहें सीधे शब्दों में आपका अगर हम कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्राइब करें तो किससे आपकी अनबन हो जाए या एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो ऐसे ही बायोलॉजी में अगर हम इसे डिस्क्राइब करें तो दिस मीन्स इफ ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच नेगेटिव इंटरेक्शन हो तो दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्शन। तो द नेगेटिव interaction between organisms or different environmental factors is known as ecological confliction। तो ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच या दो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच अगर नेगेटिव इंटरेक्शन हो, वो आपस में नेगेटिवली इंटरेक्ट करें तो दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्शन। एंड इफ सेकंड चीज को हम डिस्क्राइब करें तो द पॉजिटिव इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स और टू डिफरेंट environmental factors is called ecological cooperation। ये चीज़ आपको समझ आ गई? तो ये दोनों टर्म्स आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी। अगर दो ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच नेगेटिव इंटरेक्शन है तो वो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्शन है, और अगर दो ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच पॉजिटिव इंटरेक्शन है, यहाँ डिफरेंट ही रहेगा, बस ज़रूरी नहीं दो ही हो। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच अगर एक आपका पॉजिटिव वो है तो दैट इज इकोलॉजिकल कॉपरेशन, बिकॉज कॉपरेट मीन्स सपोर्ट। कॉपरेट का मतलब ही आपका होता है सपोर्ट से। तो आपको ये दो टर्म्स भी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसे प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नोट डाउन कर सकते हैं जी। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो ये तो आपको थोड़ा एक इंट्रोडक्शन टाइप था, हम चैप्टर की तरफ धीरे धीरे आपका मूव ऑन करेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें, दो टर्म्स और हैं, उसके बाद हम डायरेक्टली मेन चीज़ों पे आएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट हर चीज़ रहेगी चैप्टर की, बट हम आपको अलग से बता देंगे ना कि आपके नीट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और इफ़ यू शो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देन वी विल मेक स्पेशली फॉर नीट। दिस इज़ फॉर आपका ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं ये मोर देन नीट है, मीन्स आपका नीट कवर होगा ही होगा इन वीडियोस से। बट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो आपको ड्रॉप कर रहे हैं और बायोलॉजी को अच्छे से फील करना चाहते हैं या थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, हम जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको कंटेंट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, इन नो अमाउंट, फ्री
फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज हम बात कर रहे हैं दो टर्म्स की, दैट इज हॉरिजॉन्टल रिलेशन एंड सेकंड इज वर्टिकल रिलेशन। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशन से आप क्या समझते हैं, ये हम आपको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं जी। तो सबसे पहले हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशन क्या होता है। तो बेसिकली आपके दो टैक्सोनॉमिकल लेवल्स हैं। टैक्सोनॉमिकल लेवल्स क्या होते हैं, स्पीसीज, क्लास, किंगडम, फाइलम, ये जो एक पूरी हायरकी आती है जो भी हम थोड़ी देर में आपका डिस्कस करने जाएंगे। तो वो पूरी हायरकी को आप टैक्सोनॉमिकल लेवल्स कहते हैं। उसमें एक टैक्सा होता है, टैक्सॉन होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, सब चीज़ डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इन टर्म्स का मीनिंग जानना है, तो इन मीनिंग को हम समझेंगे। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रिलेशन? तो एक ऐसा टर्म जिसका मतलब होता है कि दो टैक्सोनॉमिकल लेवल अगर वो आपका सेम लाइन पर है, या दो टैक्सोनॉमिकल आपका कह सकते हैं हायरकी में या टैक्सास जो आते हैं, अगर वो सेम लेवल पर हैं, सॉरी जी। तो बेसिकली एक रिलेशन, जो रिलेशन होती है, अगर वो सेम टैक्सोनॉमिकल लेवल पर की जाए तो वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल रिलेशन। एंड अगर वही रिलेशन आपकी देखी जाए डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल लेवल पर तो वो कहलाएगी आपकी वर्टिकल रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, at same level or same taxonomical level, फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज के साथ रिलेशन या जीनस के साथ रिलेशन। ठीक है, दूसरी चीज रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल लेवल इज कॉल्ड वर्टिकल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज का जीनस के साथ रिलेशन, ये जीनस का फैमिली के साथ रिलेशन। अगर दो डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल लेवल पर रिलेशन देखी जाए तो वो वर्टिकल रिलेशन होगी, और अगर दो सेम टैक्सोनॉमिकल लेवल पर रिलेशन देखी जाए तो वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन होगी। तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन समझ आया होगा, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जहाँ से हमारा ये चैप्टर रफ्तार पकड़ेगा, एंड दैट विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, वेदर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो वो 5 आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस सीरीज़ के बारे में अपने दोस्तों को बताइएगा। इसमें बायोलॉजी का हर एक चैप्टर कवर किया जाएगा, और इस सीरीज़ में हम आपको क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी फॉर नीट और मोर देन सफिशिएंट, फॉर नीट और मोर देन इनफ फॉर नीट आपका कवर करेंगे, एंड दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कभी नहीं मिलेगी स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में इसे शेयर करिएगा। ये आप जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड के युवा हों। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे हसलिंग।